हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से श्री श्याम साइंस अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम यूनिट संख्या 11वीं क्लास के रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में पदार्थ का वर्गीकरण कर लिया था, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है, क्या क्या उपयोग है, उनका अध्ययन कर लिया था। उसके अलावा हम पढ़ रहे थे रासायनिक संयोजन के नियम। हम पढ़ रहे थे रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम ये कुल 5 होते हैं, जिनमें से हमने 2 नियम, स्थिर अनुपात का नियम जो जोसेफ प्राउट ने दिया था, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो एंटोनी लिवासिए, जो रसायन विज्ञान का जनक है, उसने दिया था। इन 2 नियमों का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम तीसरा नियम या एक अन्य नियम उसका अध्ययन करेंगे। उसका नाम है गुणित अनुपात का नियम। नियम का नाम है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। देखो क्या है गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। सबसे पहले ये कहें कि ये गुणित अनुपात का नियम है, ये दिया किसने? ये दिया डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया? जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। ये डाल्टन नामक शब्द जो वैज्ञानिक है, इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा। जैसे हम परमाणु संरचना के बारे में पढ़ते हैं ना, तो परमाणु संरचना के बारे में जो शुरुआती जानकारी जिसने दी वो डाल्टन ही था। डाल्टन ये कहता था कि भी किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा और अविभाजित कण, जिसको और आगे विभाजित नहीं कर सकते, वो कण परमाणु कहलाता है। ये बात कहने वाला सबसे पहले क्या था? डाल्टन ही था। अब डाल्टन ने गुणित अनुपात का क्या नियम दिया, वो देखो क्या है। नियम ये है कि यदि कोई दो तत्वों आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्वों का दूसरे तत्वों से संयोग होने वाला या संयोग करने वाला द्रव्यमान का अनुपात का द्रव्यमान एक निश्चित पूर्णांक में होता है, निश्चित पूर्णांक में होता है। नियम ये है कि जब दो तत्वों एक या एक से ज़्यादा यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं, उस स्थिति में जो बनने वाले यौगिक हैं उनमें जो ये तत्वों का अनुपात है वो एक निश्चित पूर्णांक में होता है। जैसे देखो क्या है, एक उदाहरण यदि हम ले लें, मान लो A और B है, आपके 2 तत्व हैं, आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं। जैसे मान लो एक ने बना लिया AB2 बना लिया, हो सकता है AB3 बना लिया, या हो सकता है AB4 बना लिया। तो ये कह रहा है कि एक तत्व का दूसरे तत्वों से, जैसे मान लो यहाँ A है, यहाँ भी A तत्व, यहाँ A भी तत्व, A तत्व जब किसी दूसरे तत्व से जुड़ेगा ना, तो A का और जो दूसरा तत्व है B का, कौन? एक तो A और दूसरा कौन आएगा? B। इनका जो अनुपात आएगा वो एक निश्चित पूर्णांक में आएगा। जैसे मान लो A का अनुपात 1 आ रहा है, तो यहाँ B का अनुपात आ जाएगा 2, यहाँ A का अनुपात 1 आ रहा है तो यहाँ B का अनुपात आ जाएगा 3, यहाँ 1 आ रहा है तो B का अनुपात आ जाएगा 4, यानी एक निश्चित पूर्णांक में होता है, ठीक है। यदि हम उदाहरण लेकर करें इनको, तो देखो किस प्रकार से हम 1-2 उदाहरण लेते हैं इस नियम के और देखते हैं कि क्या इन उदाहरणों में यह नियम लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। देखो क्या है, एक उदाहरण हमने अपने पास है कार्बन, दूसरा अपने पास परमाणु है ऑक्सीजन। इन्होंने मिलकर मान लो एक बार तो बना लिया CO2, जिसे हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक बार कार्बन है, दूसरा परमाणु ऑक्सीजन है, इन्होंने आपस में मिलकर बना लिया CO, जिसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ 2 ऑक्सीजन परमाणु चाहिए हमें, ठीक है। तो देखो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। यहाँ भी कार्बन का द्रव्यमान होगा 12 ग्राम प्रति मोल। एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम प्रति मोल।
यहाँ 2 ऑक्सीजन परमाणु है तो इनका द्रव्यमान हो जाएगा 32 ग्राम प्रति मोल। कितना हो जाएगा? 32 ग्राम प्रति मोल। यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात देखें तो कार्बन का 12 है और 2 ऑक्सीजन का कितना है? 32, 12:32। और यहाँ कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 16। ठीक, सरल अनुपात में लें तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे। नियम ये कहता है कि एक से अधिक प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर रहा है। यहाँ देखो कार्बन है, वो ऑक्सीजन से मिलकर CO2 भी बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना रहा है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा है। ठीक है, यदि हम इनमें अनुपात देखें, यदि मान लो हम एक तत्व को फिक्स कर ले कार्बन को, तो कार्बन है ना, कार्बन का जो 12 ग्राम है, कार्बन का 12 ग्राम वो ऑक्सीजन से 2 तरीके से जुड़ रहा है। एक बार तो कैसे जुड़ रहा है? जब द्रव्यमान कितना है? 32। और एक बार किससे जुड़ रहा है? जब द्रव्यमान कितना है? 16। यदि इनका आपस में अनुपात देखें 16:32, तो ये आपस में क्या है? 1:2। तो इनका सरल अनुपात कितना आ गया? 1:2। यानी कार्बन का, जब कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में जुड़ रहा है। एक बार 1 के अनुपात में द्रव्यमान और एक बार किसके में जुड़ रहा है? 2 के अनुपात में। ठीक है, एक उदाहरण और ले हम, एक उदाहरण ले लें H2O का। ठीक है, जल है, एक है H2O2। ये H2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका यदि हम देखें तो यहाँ देखो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन परमाणु का 1, यहाँ हाइड्रोजन 2 परमाणु है तो इनका द्रव्यमान कितना हो गया? 2। ठीक है, अनुपात ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। ठीक है, यहाँ देखो हाइड्रोजन का कितना है? 2, यहाँ ऑक्सीजन का कितना है? 32। भाई एक ऑक्सीजन परमाणु का 16 है तो 2 ऑक्सीजन परमाणु का कितना हो गया? 32। यदि हम ये देखें कि यहाँ हाइड्रोजन का 2 ग्राम, हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, कोई तत्व हाइड्रोजन उसका 2 ग्राम है, वो ऑक्सीजन के द्रव्यमान से जुड़ रहा है, जिसमें एक बार तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 आ रहा है, दूसरी बार द्रव्यमान ऑक्सीजन का कितना आ रहा है? 32। यदि इनका भी सरल अनुपात ले तो कितना आ गया? 1:2। यानी नियम की पालना कर रहे हैं, गुणित अनुपात के नियम की। नियम क्या है कि यदि एक से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व एक से अधिक प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं ना, तो बनने वाले यौगिकों में जो एक परमाणु का दूसरे परमाणु से संयोग करते समय जो द्रव्यमान है उसका अनुपात क्या रहता है? एक निश्चित पूर्णांक में रहता है। जैसे यहाँ 2 तत्व कार्बन और ऑक्सीजन है तो यहाँ देखो दोनों में 12 ग्राम कार्बन है, यहाँ भी 12 ग्राम कार्बन, यहाँ भी 12 ग्राम कार्बन। ये 12 ग्राम कार्बन जो और यौगिक बनाए, जैसे CO2 बनाए, CO बनाए, तो CO2 और CO बनाएगा, उस स्थिति में ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है उनका अनुपात क्या रहेगा? एक निश्चित पूर्णांक में रहेगा। कैसे? एक बार 16 है, एक बार 32, तो सरल अनुपात क्या हो गया? 1:2। एक और उदाहरण लेके हम करें तो H2O और H2O2। तो नियम ये कहता है किसी भी एक तत्व का द्रव्यमान ले लो जो दोनों में बराबर हो। जैसे इसमें भी हाइड्रोजन H2 है, इसमें भी क्या है? H2 है। अब ये H2 ऑक्सीजन से जुड़ेगा ना, तो जुड़ने वाले जो ऑक्सीजन है, मान लो ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 5 है, ऑक्सीजन 1 है या ऑक्सीजन 2 है, तो जुड़ने वाले जो जितने भी ऑक्सीजन आएंगे उन सभी ऑक्सीजनों का अनुपात निकालेंगे हम, सरल अनुपात, और जो सरल अनुपात आएगा वो एक निश्चित पूर्णांक में आएगा, भिन्न संख्या में नहीं आएगा और सरल अनुपात में आता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि जैसे 1:48 आ गया, 1:100 आ गया, 1:55 आ गया, ऐसे नहीं। 1:2.5 भी नहीं आएगा, 1:4.5 या 3.5 ऐसे भी नहीं आएगा, निश्चित पूर्णांक में आएगा और सरल अनुपात में आएगा। ठीक है, एक उदाहरण हम लेते हैं, आपको भी करना है। मैं आपको ये बताऊंगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बहुत सारे यौगिक बनाएंगे जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। हमें ये बात सिद्ध करनी है कि क्या वास्तव में नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बन रहे हैं उनमें यह नियम लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा। ठीक है, तो देखते हैं हम। देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड हम लिखेंगे। यहाँ देखो मैं एक एक को लिखता हूँ। सबसे पहले हमने ले लिया N2O, ठीक है। उसके बाद में हमने ले लिया NO, ठीक है। उसके बाद में ले लिया हमने N2O3 ले लिया।
एक हमने ले लिया N2O4, एक हमने ले लिया N2O5, ठीक है। पहले हम यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिखेंगे। किसका? नाइट्रोजन का द्रव्यमान, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ऑक्सीजन का द्रव्यमान। हमें ये दे रखा है, प्रश्न ये है कि N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 नाइट्रोजन के विभिन्न प्रकार के यौगिक हैं। यहाँ नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम इसे कहते हैं ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन रहे हैं। अब हमें इस नियम को देखना है कि ये नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड बने हैं, क्या ये गुणित अनुपात के नियम का पालन कर रहे हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले जो यौगिक है उसका द्रव्यमान देखते हैं हम अलग अलग परमाणु का। जैसे नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है कितना? 14, ठीक है। एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होता है कितना? 16 ग्राम प्रति मोल। नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। यहाँ एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो एक नाइट्रोजन का 14 है तो 2 का कितना हो गया? 28, ठीक है। यहाँ भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन, तो सभी का कितना हो गया? 28, 28, 28 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन का लें, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 3 का कितना हो गया? 48, 48, 4 का कितना हो गया? 4 का कितना हो गया? 64, 5 का कितना हो गया? 16 पंजू 80, ठीक है। अब हमें नियम ये कहता है गुणित अनुपात का कि एक तत्व का तो हमें क्या लेना है? निश्चित द्रव्यमान, और दूसरे तत्वों की तुलना करनी है हमें। यहाँ देखो कौन से का निश्चित आ रहा है, यहाँ देखो ऑक्सीजन का देखें तो 16, 16, 48, 64, 4 प्रकार के द्रव्यमान हैं, जिसमें 80, 64, 48 और 16 4 प्रकार के हैं। यहाँ नाइट्रोजन का देखें तो 2, 3, 4, 5 कुल 5 है, जिनमें से एक और एक ये 2 प्रकार के, जिनमें से एक तो 14 है, एक क्या है? 28 है। हम क्या है? एक को फिक्स कर लेंगे, एक को फिक्स कर लेंगे। यानी हम ये कह रहे हैं, हमने तो ये मान लिया कि माना नाइट्रोजन का द्रव्यमान स्थिर है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान स्थिर है। जैसे सभी के लिए हमने 28 ग्राम ले लें हम, इसके लिए तो 28 है ही, इसके लिए पहले से ही 28 है, इसके लिए भी पहले से 28 है, इसके लिए भी पहले से ही क्या है? 28 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए 14 है ना, लेकिन हमें 14 नहीं मानना है, हमने क्या मान लिया? 28, यानी इसको किससे गुणा कर दिया? 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब इस स्थिति में हमें ऑक्सीजन का देखना है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। हमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ये तो ये वाला लिखा है ना ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ये तो लिखा है इन यौगिकों में कितना था। अब हमें तब मानना है कि जब हमने नाइट्रोजन का 28 ग्राम लिया है उस स्थिति में ऑक्सीजन का कितना है। तो देखो क्या है, ये 28 है नाइट्रोजन का, तो ऑक्सीजन का कितना था? 16। ये 28 था, ऑक्सीजन का कितना था? 48। ये 28 ऑक्सीजन का कितना है? 64। ये 28 ऑक्सीजन का कितना है? 80। ये 14 था, उस स्थिति में ऑक्सीजन का कितना है NO में? 16। यदि मान लो ये 28 हो, यानी हमने क्या कर दिया, इसके मान लो 2 मोल ले लिया हमने, 2 मोल ले लिए तो दुगने हो गए, तो देखो क्या ये 28 हो गया, तो ये भी 2 गुना हो गया, क्योंकि यहाँ 2 लेंगे तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो दुगना हो गया, तो ये क्या है? 32 है। अब अपना ये गुणित अनुपात का नियम लगाना है कि एक तत्व का हमने स्थिर मान लिया, सभी में कितना मान लिया? 28। तो इन 28 के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ा है तो क्या ऑक्सीजन के जुड़ने का अनुपात एक निश्चित अनुपात है, निश्चित पूर्णांक में है, तब तो अपना गुणित अनुपात का नियम लग रहा है, अन्यथा नहीं लग रहा। तो देखो क्या है, नाइट्रोजन के 28 ग्राम के साथ ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात, नाइट्रोजन का 28 है तो ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है? 16। फिर क्या हो गया? 32, फिर क्या हो गया? 48, फिर क्या हो गया? 64, और फिर क्या हो गया? 80। यदि ये मान एक सरल अनुपात में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अपना नियम नहीं लग रहा। तो देखो 16 से सभी कट जाएंगे, 1:2:3:4:5। देखो क्या है, 1:2:3:4:5, यानी ये भी क्या है? एक निश्चित पूर्णांक है। ये क्या है? निश्चित पूर्णांक है, निश्चित पूर्णांक है, और सरल अनुपात भी है, और क्या है? सरल अनुपात भी है। यानी ये नाइट्रोजन के जितने भी ये ऑक्साइड हमने लिखे हैं, इन सभी में अपने गुणित अनुपात का नियम पालन कर रहा है। देखो क्या नियम है गुणित अनुपात का नियम, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, उदाहरणों से समझ में आता है। ये है नियम सीधा सा कि 2 तत्वों या 2 से अधिक तत्वों, 1 से अधिक प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं, तो
एक तत्व का दूसरे तत्वों से जुड़ने पर जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो एक सरल अनुपात में आता है, निश्चित पूर्णांक में आता है। कौन आता है? द्रव्यमान नहीं आता है निश्चित पूर्णांक में, आता है कौन? सरल अनुपात एक निश्चित पूर्णांक में आता है। ठीक है, जैसे देख लो ये नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड हैं, इनमें एक तत्व का द्रव्यमान हमें स्थिर करना है क्योंकि किसी में भी एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर नहीं, सभी में बदल रहा है। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन का मान लिया 28 है, तो हमें ये 28 तो ये 16 है ही, सभी में समान है। लेकिन इसमें यदि हमने 28 किया है, इसको 28 किया है यानी 14 से 2 गुना किया है, देखो क्या है, इसको 14 से 2 गुना किया है 28, तो 16 को भी 2 गुना कर दिया, कितना? 32। अब हमें यह देखना है कि नाइट्रोजन के 28 ग्राम द्रव्यमान से ऑक्सीजन के जुड़ने पर जो द्रव्यमान है वो क्या है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान ये है, इनका आपस में अनुपात लिया तो सरल अनुपात क्या आ गया? 1:2:3:4:5, यानी हम ये कह सकते हैं कि अपना ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उनमें गुणित अनुपात के नियम की क्या हो रही है? पालना हो रही है। देखो क्या है, अब है अपना अगला नियम है, अब है अपना अगला नियम गे-लुसेक का नियम, गे-लुसेक नियम या गे-लुसेक का आयतन संयोजन नियम, आयतन संयोजन नियम। एक तो बात यह है कि ये जो नियम है ना वो गे-लुसेक ने दिया और केवल गैसीय अवस्था पर लागू होता है। नियम ये है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकार की गैसें, 2 या 2 से अधिक प्रकार की गैसें आपस में संयोजित होती हैं, आपस में संयोजित होती हैं तो वे एक सरल अनुपात में होती हैं, वे एक सरल अनुपात में जुड़ती हैं, सरल अनुपात में होती हैं या सरल अनुपात में जुड़ती हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो उनका आयतन है, गैसों का आयतन एक सरल अनुपात में होता है, आयतन एक सरल अनुपात में होता है। और एक बात और, यदि मान लो उत्पाद भी गैस है, उत्पाद भी गैस है तो वो भी क्या है? एक सरल अनुपात में होता है, उसका आयतन भी एक सरल अनुपात में होता है। जैसे मान लो H2 है, Cl2 है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इन्होंने मान लो 2 मोल HCl के बना लिए और HCl भी क्या है? गैस है, तो इनका आयतन एक सरल अनुपात में होगा। यदि मान लो इसका आयतन क्या है? 1 आयतन है, तो Cl2 का भी क्या रहेगा? 1 आयतन। भाई 1 ही मोल है तो 1 आयतन, 1 आयतन। इसके 2 मोल बन गए तो ये क्या हो गए? 2 आयतन। तो इनका अनुपात क्या हो गया? 1:1 क्या हो गया? 2। ठीक है। यदि मान लो प्रश्न में ये ऐसा दे दे कि ये 1 आयतन है, वो क्या है? 40 ml है। प्रश्न ऐसा दे दे, प्रश्न कैसे आता है देखो कि भाई H2 और Cl2 मिलकर HCl बना रहे हैं, यदि 40 ml Cl2 काम में आई है, 40 ml Cl2 काम में आई है, तो HCl और H2 बताओ। ठीक, तो ये 40 काम में आया तो ये भी कितना काम में आएगा? 40, क्योंकि दोनों का आयतन क्या रहेगा? समान। ये भी 1 आयतन तो ये भी 1 आयतन है। ये कितना बनेगा? 2 आयतन, यानी इससे दुगना, तो ये कितना बनेगा? 80 ml। ठीक है। सेम ऐसे जैसे मान लो एक उदाहरण और लें, N2+3H2, ये हेबर प्रक्रम है, उससे बनती है NH3। NH3 गैस है, उसके 2 मोल बनते हैं अमोनिया के। तो यदि मान लो मैं कह दूं कि इसका आयतन कितना है? 3 आयतन, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 1, इसका आयतन कितना हो जाएगा? 2 आयतन। अनुपात क्या हो गया? 1:3:2। नियम सिर्फ इतना सा है, आप एक चीज़ ध्यान रखना, एक तो गैस पर लागू होता है, दूसरा ये है कि 1 या 1 से अधिक प्रकार, या मैं कह दूँ 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार की गैसें, 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार की गैसें जब आपस में संयोग करके कोई उत्पाद बनाती हैं, तो जब गैसों ने आपस में संयोग किया है उस स्थिति में हमने कितनी मोल गैस ली है, गैस का आयतन क्या है, उन दोनों का अनुपात एक सरल अनुपात होता है या निश्चित आयतन होता है। किसका? आयतन का। ठीक है, हो गया, ये नियम हो गया। अब देखो आपको एक प्रश्न करना है, मैं आपसे एक प्रश्न के लिए कहता हूँ। प्रश्न की क्या है, थोड़ी लैंग्वेज हार्ड है लेकिन इजी प्रश्न है, हम करेंगे। ये PMT एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया है, RPMT का एग्ज़ाम था 2013 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया। तो प्रश्न क्या था कि 100 ml, अपने बुक में भी यही प्रश्न है, 100 ml मैथेन को, 100 ml मैथेन होता है भाई CH4, 100 ml मैथेन को
O2 की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ये बनता है भाई CO2 व H2O बनता है, CO2 व H2O बनता है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है O2 व CO2 का आयतन, O2 व CO2 का आयतन। ठीक है, ये हमसे पूछा है। और देखो इसकी अभिक्रिया क्या होती है कि भाई जो CH4 होता है ना मैथेन, इसको हमने जलाया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बना क्या क्या है, ये बनता है CO2, साथ में बनता है H2O, और उसके साथ में जला रहे हैं कार्बन को तो ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, अपना पहला काम है इस अभिक्रिया को संतुलित करें। संतुलित कैसे करें, कार्बन इधर भी एक इधर भी एक, संतुलन करना हमने सीखेंगे हम 11वीं क्लास में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे संतुलित करें। हाइड्रोजन देखो इधर 4 हैं, इधर कितने हैं, 2 हैं। ठीक, यानी हाइड्रोजन उधर कम है, ऑक्सीजन इधर 2 हैं, इधर ऑक्सीजन 2 और 1 कितने हैं, 3 हैं। इसको तो मान लो आपसे 2 से गुणा कर दें। ठीक, और यहाँ भी H2O के 2 मोल कर दें। ठीक, तो देखो क्या है, ये संतुलित हो गया, 4 हाइड्रोजन 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 कितने, 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ 4, हाइड्रोजन भी 4, कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, ये संतुलित हो गया। अब प्रश्न में हम लगाते हैं 100 ml मैथेन को, उससे पहले हम ये नियम लगाएं। नियम लगाएं तो क्या है, इसका तो क्या है, 1 आयतन। ठीक है, इसका 2 मोल दे रखे हैं तो हमने क्या ले लिए, 2 आयतन। और बनेगा क्या, इसका क्या बनेगा, 1 आयतन, इसका क्या बनेगा, 2 आयतन। लेकिन ये तब ही लागू है जब ये भी क्या हो, गैस में। लेकिन ये होता है किसमें, लिक्विड अवस्था में बाहर निकलता है वाष्प के रूप में। यदि ये गैस है तब तो आप 2 आयतन लिख दोगे, लिक्विड लिख रखा है अभिक्रिया में तो अब हम 2 आयतन नहीं लिखेंगे। मान लो ये भी गैस है, ये तो गैस है ही CO2, तो इसे भी आप क्या लिख दोगे, 2 आयतन। क्या लिख दोगे, 2 आयतन। प्रश्न में क्या दे रखा है, देखो प्रश्न में ये दे रखा है 100 ml मैथेन है, ये कितना दे रखा है, 100 ml। यदि ये 100 ml है, या मैं कह दूँ ये 1 आयतन है, तो ये कितना है, 2 आयतन। तो ये 100 ml है, तो ये O2 कितना हो गया, 200 ml। तो अभिक्रिया में काम आई, O2 कितनी हो गई, 200 ml, आंसर आ गया। उसके अलावा आपसे क्या पूछा है, CO2 का आयतन, जो CO2 बना है वो, भाई ये 1 आयतन था मैथेन, तो CO2 भी कितना आयतन बन रहा था, 1 आयतन। मैथेन 100 ml, तो ये भी 100 ml। मैथेन 10 लीटर, तो ये भी अपना 10 लीटर। तो ये जो अपना क्या है CO2, इसका भी आयतन कितना आ गया, 100 ml। ये अपने क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, एक प्रश्न और करते हैं हम। एक अभिक्रिया मान लो N2 प्लस में 3H2, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस के संयोग से बनती है 2 मोल क्या है, अमोनिया गैस। ठीक है, प्रश्न में ये दे रखा है कि H2 है ना, वो 60 ml काम में आई है। कितना काम में आई है, 60 ml काम में आई है। तो N2 आपको बताना है कितना है, NH3 आपको बताना है कितना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, नियम लगाएं। N2 के कितने मोल दे रखे हैं, 1 मोल, तो हम क्या रखेंगे, 1 आयतन। हाइड्रोजन के कितने मोल दे रखे हैं, 3 मोल, तो हम क्या रखेंगे, 3 आयतन। इसका 1 आयतन, इसका 3 आयतन, बन क्या रहा है, इसके 2 आयतन। क्या बन रहे हैं, 2 आयतन। ये हमसे प्रश्न में दे रखा है, ये प्रश्न में दे रखा है 3 आयतन कितने के बराबर है, 60 ml के। आप मुझे ये बताओ, अब किसी का 3 आयतन है, वो 60 ml के बराबर है, तो क्या हम 60 के 3 टुकड़े कर दें, 20 20 20, तो 1 आयतन के बराबर हो गया। यानी 1 आयतन का मान कितना हो गया, 20 ml। 2 का कितना हो जाएगा, 40। 3 का कितना दे रखा है, 60, तो 2 का तो कितना हो गया, 40 ml। 1 का कितना हो गया, 20 ml। ठीक है, तो N2 कितनी काम में आई, 20 ml। NH3 कितनी काम में आई, 40 ml। इससे पहले जब हम पहला नियम पढ़ते थे द्रव्यमान संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का, तो देख लो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ लागू हो रहा है। इसका 20 ml, इसका कितना है, 60 ml, कुल कितने हो गए, 80। ये कितना आ रहा है, 40 ml। कितने मोल बन रहे हैं, 2, तो ये भी कितना हो गया, 80। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है, यहाँ भी अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा। ठीक है, नियम क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ, गैल-लुसेक का आयतन संयोजन का नियम। नियम ये है कि जब 2 गैसें आपस में संयोग करती हैं, तो उनके आपस में संयोग करने पर आयतन का जो अनुपात होता है,
आयतन पर गौर करना, आयतन का अनुपात होता है वो एक निश्चित अनुपात होता है या वो एक निश्चित अनुपात में गैसें जुड़ती हैं, और उत्पाद भी गैस ही बन रहा है, यहाँ भी गैस बन रहा है, मान लो यहाँ भी गैस बन रहा है, तो गैस बन रहा है तो उत्पाद का अनुपात भी एक सरल अनुपात में होगा। उत्पाद के अनुपात जो उत्पाद है उसके आयतन का अनुपात सरल अनुपात में होगा। जैसे CH4 2 मोल ऑक्सीजन, ये CO2 H2O बना है, तो इनका आयतन अनुपात क्या हो गया, ये 1:2:1:2 हो गया। N2 और हाइड्रोजन ने मिलकर NH3 बनाया, तो यहाँ अनुपात क्या हो जाएगा, 1 आयतन 3 आयतन 2 आयतन, तो क्या हो गया 1:3:2। सरल आयतन जो आयतन है वो एक सरल अनुपात में हो गया। यदि हमें प्रश्न पूछ ले कि कोई से भी एक का दे देगा, कोई से भी एक का दे देगा, बाकी 2 का पूछ लेगा कि ये कितने ml काम में आए होंगे, कितने लीटर काम में आया होगा, कितना आयतन काम में आया होगा। देख लो यहाँ ये 60 आयतन काम में आया, तो नियम से कितना आ रहा है, ये 3 आयतन। 3 आयतन किसके बराबर है, 60 आयतन के, 60 ml के 3 आयतन बराबर है। तो 1 आयतन किसके बराबर हो गया, 20 ml के। 2 आयतन किसके बराबर हो गया, 40 ml के। जैसे ये प्रश्न आया था PMT एग्जाम में, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसा कैसा ऐसा। यदि हमें आता है, बच्चे क्या करते हैं, ये कहते हैं भी केवल यहाँ तो यह क्या दे रखा है, CH4 दे रखा है, ऑक्सीजन भी नहीं दे रखा, जो जितना काम में आए ऑक्सीजन भी नहीं दे रखा, और भी कुछ नहीं दे रखा, तो हम बाकी सब चीज़ों को कैसे याद करें। पहला तरीका है संतुलित अभिक्रिया लिखो, लिख दिया, ये संतुलित अभिक्रिया होगी। अब देख लो इस अभिक्रिया में कितने कितने मोल काम में आए, उतने उसका क्या होगा आयतन। 1 मोल काम में आया 1 आयतन, 2 मोल काम में आए 2 आयतन, यहाँ 1 है 1 आयतन, यहाँ 2 है 2 आयतन। ओ है प्रश्न में ये दे रखा था 100 ml हमने क्या लिया है, CH4, यानी 1 आयतन CH4 लेंगे, और जब CO2 बनेगा 1 आयतन, उस स्थिति में 2 आयतन का क्या में आएंगे, ऑक्सीजन। यानी जितना आयतन हम CH4 मीथेन का लेंगे उससे दुगना 2 आयतन है, क्या काम में आएगा, ऑक्सीजन। तो 100 ml मीथेन लेंगे ना, तो कितना ml ऑक्सीजन चाहिए, दुगना चाहिए, 200 ml चाहिए। ठीक वैसे ही 1 आयतन ये लेंगे तो 1 आयतन ही क्या बनेगा अपना, CO2 बनेगा। यानी 100 ml ये लेंगे तो CO2 भी कितना बनेगा, 100 ml ही बनेगा। ये नियम हो गए, इसके उपयोग हो गए। ठीक है, अभी के क्लास में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।